नमस्ते बच्चों, एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 की जो पुस्तक है क्षितिज, उसके तीसरे पाठ पर बात कर रहे थे और हमने पहले एक सवैया और एक कवि को पढ़ा था। देव रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिनमें बहुत ही बातें एक साथ समाहित हैं। आपने ये जो तीन हमारे पद पढ़े हैं, एक सवैया और दो कवित्व, तीनों में तीन तरह की बातें आपको देखने को मिलेगी। तो आज का जो ये पद है हमारा, इसमें प्रकृति का वर्णन है। दूसरे पद में भी प्रकृति का वर्णन था, परंतु यहाँ जो प्रकृति का वर्णन है उसमें इस वर्णन में बहुत भिन्नता है। देव की जो कविता है वह कविता रीतिकालीन परंपरा की है, जिसमें जो सौंदर्य बोध है वह सौंदर्य बोध पर इनका बहुत आग्रह रहता है। कैसे? अब जैसे रात की जो चांदनी है, वह चांदनी कितनी मोहक लगती है, कितनी हमारे को अच्छी लगती है, और वो कैसा उसका स्वरूप है, चांदनी का क्या स्वरूप बनता है, उस पर कवि ने अपनी कलम चलाई है। चांदनी का कैसा स्वरूप बनता है। तो अब जो राधा और कृष्ण है, ये सभी कवियों के प्रिय पात्र होते हैं। तो इसमें भी जो कृष्ण ने, जो देव ने राधा को चांद का रूप दिया है। अब यहाँ एक तरह से उल्टा है। परंपरागत रूप से क्या होता है कि चांद किसी लड़की की सुंदरता का जो उपमा है वो चांद को दी जाती है कि इसका मुख है वो चांद के समान है। यहाँ चांद को जो चांद है वो राधिका के समान लग रहा है। ये जो ऐसे विपरीत होता है तो उसको कहते हैं व्यतिरेक अलंकार। तो इसमें कवि ने अंत में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया है। तो जो कविता समझने से पहले हमें जो कवि की शैली को समझना जरूरी होता है कि ये जो रीतिकाल के कवि हैं वह प्रकृति की सुंदरता को सौंदर्य बोध के साथ प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, सौंदर्य का बड़ा चला के वर्णन किया गया इसमें भी कि अब जैसे एक तरह से आप कल्पना करो कि जो शुक्ल पक्ष है, 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है जिसमें अंधेरा होता है, और शुक्ल पक्ष 15 दिन जो प्रकाश का पर्व होता है, पूर्णिमा के दिन पूरा चांद खिल जाता है और चांदनी बिखर जाती है। तो एक तरह से वो जो पूर्णिमा की रात है उस समय जो चांदनी कैसी लगती है उसका कवि ने पूरा वर्णन किया है कि फटिक सिलानी सो सुधार्य शोधा मंदिर। फटिक ये संस्कृत में एक शब्द है स्फटिक। तो स्फटिक का मतलब होता है सफेद चमकीला कोई भी पत्थर, नगीना जो भी एक सफेद हो और एक कांति में हो। कांति कह दो, चमक कह दो, एक लाइटिंग हो, लाइट पड़ती हो जिसमें, उसको कहते हैं स्फटिक। स्फटिक से बन गया फटिक। शिला, आपने शब्द सुना होगा, शिलान्यास किया गया, वहां वो किया गया। शिला कहते हैं जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको शिला बोलते हैं। शिलानोसो सुधार्यो माने उसको बनाया, उसको वैसे सुधार का मतलब होता है उसमें कोई कमी रह गई तो उसको ठीक ठाक करके बनाया। तो चूंकि जब कोई मकान तैयार किया जाता है तो उसमें जो पत्थर है उसको पहले गढ़ते हैं, मतलब उसमें जो कहीं पर मोटाई होती है उसको हटा देते हैं। तो उसको एक दीवार में साथ लगाने के लिए उस पत्थरों को यूँ
गड़ गड़ करके, मतलब पत्थरों को तैयार करके इधर से काटना, उधर से काटना, इधर से काटना, ऐसे तोड़ तोड़ करके एक सुडोल आकार दे करके वो पत्थर उसमें दीवार में पत्थरों को लगाते। तब इसमें इसलिए इसने कवि ने प्रयोग किया सुधार्यो, कि वो जो स्फटिक की जो शिलाएं थी उनमें सुधार करके एक मंदिर तैयार किया गया। कैसे मंदिर तैयार किया गया? सुधा मंदिर। सुधा का मतलब होता है, यहां देखिए, अमृत। अब आपने एक सुधाकर शब्द भी सुना होगा। सुधाकर कहते हैं चंद्रमा को, जिसकी किरणें अमृतमयी हो, वह है सुधाकर। तो अब चांदनी एक तरह से सांकेतिक अर्थ में जो सुधा है वह चांदनी का अर्थ देती है। तो अब पुनः आप इस पंक्ति पर जाइए कि फटिक शिलानी सो सुधार्य सुधा मंदिर। मंदिर कहते हैं, वैसे तो मंदिर टेम्पल को कहते हैं, और एक मंदिर का अर्थ होता है घर, घर है, भवन है, स्थान है, ऐसे। तो ये जो आसमान में चांदनी बिखरी हुई है वो ऐसा लगता है कि जैसे स्फटिक पत्थरों से एक भवन तैयार किया गया है, अमृतमय भवन। कैसा भवन? अमृतमय भवन। जो अमृत का शाब्दिक अर्थ होता है जो मरे हुए को जिंदा कर दे। कहते हैं इस वो अमृत पिलाना। अमृत पिलाना मतलब कोई व्यक्ति ऐसी चीज पिला देना जिसको मरे हुए को अमृत, बिना मरा हुआ मरे हुए को जिंदा कर दे, तो ऐसी वस्तु है। तो और दूसरा अर्थ क्या होता है सांकेतिक अर्थ का? मतलब शीतलता, आनंद में, प्रसन्न में, इस प्रकार का अर्थ होता है। तो बहुत सरल तरीके से अगर इसको समझना है हमें, तो आप यूं समझ सकते हैं कि जो एक भवन तैयार किया गया है, कवि ने कल्पना की है कि वो भवन कैसा है, उसमें जो चमकीले और सफेद पत्थरों को गड़ गड़ करके और उसको सुडोल बना करके, एक तरह से यूं कर सकते हो आप, सुडोल बना करके एक मंदिर तैयार किया गया है जो अमृतमय है। जो अब यहाँ वो अमृत, जो एक तरह से जीवन देने वाला, दूसरा ठंड देने वाला, दूसरा आनंद देने वाला, ऐसा मंदिर तैयार किया गया है। ठीक है। फिर है उदधि दधि को सो अधिकारी उमगे उमंग अमंत। उमगे का मतलब उमड़ना, और अमंद का मतलब होता है, मंद मतलब धीमा, और अमंद मतलब बिना धीमा और तेज। तो उस जो भवन है उसमें उदधि दधि को, समुद्र जैसे वेग से चलता है। आप कहीं समुद्र के किनारे गए हो या आपने कोई फिल्म में देखा होगा, देखते होगे कि समुद्र की लहरें बहुत तेज गति से आती है एक साथ, और फिर वो वापस चली जाती है। तो वो उसका जो भाव होता है वो बहुत तीव्र होता है। आप उसको कितने भी पावर लगा दो, उसको आप रोक नहीं सकते बहाव को, इतना उसका तेज बहाव होता है। नदी का भाव या नहर का भाव वो एक लिमिट तक होता है, परंतु समुद्र का भाव होता है वो बहुत तीव्र होता है, तेज होता है। तो ऐसा लगता है जैसे अधिकाई मतलब बहुत अधिक मात्रा में, उमगे माना उमड़ रहा है, ऐसे उमड़ रहा है। अमंद माना बहुत तेज। कौन उमड़ रहा है? उदधि नदी को। तो समुद्र का दही वहां उस घर में बहुत तीव्र गति से उमड़ रहा है। मतलब उसके घर में जैसे समुद्र
तीव्र गति से बहता है, वैसे ही दही वहां पूरे घर में बिखरा पड़ा है। बाहर से भीतर तो भीति न दिखाई देव, दूध को सो फेन फेरियो आंगन पार संबंध। अब यहाँ ये दो पंक्तियां एक साथ हैं, तो बाहर और भीतर कुछ दिखाई नहीं देता। दीवारें है ना, उसमें बाहर भीतर भीति कहते हैं। हम राजस्थानी में जिसको भीत बोलते हैं, हिंदी में भीत बोल सकते हैं, संस्कृत में ये भीति है, मतलब दीवार। तो दीवार दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो जो पत्थर लगे हुए हैं वो भी प्रकाशमान है, आर पार दिखने वाले चमकीले हैं। अंदर दही फैला हुआ वो भी सफेद है। फिर क्या है कि बाहर ते भीतर लो भीतर दिखाई दे, दूध को सो फेर फेर आंगन है फरस पर। अब वो जो फरस कैसे लग रहा है, ऊपर तो दीवार की बात थी और दीवारों के जो आसपास वो दही बह रहा है। अब फर्श कैसा लग रहा है कि बाहर से भीतर लो भीतर ने दिखाई दे, दूध को सो, दूध के समान उपमा अलंकार है। फेन, फेन का मतलब झाग, दूध में झाग आता है सफेद, वैसे वो दूध कैसे झाग वहां फर्श पर फैले हुए हैं। अब क्या होता है कि जब पुराने मकान बनते हैं तो जो कक्ष होते हैं उनका फर्श थोड़ा ऊंचा होता है और आंगन का फर्श कुछ नीचा होता है। तो जो ये कमरों का फर्श है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, उसको फर्श बंद बोलते हैं। और आंगन जो बीचों बीच होता है, जैसे ये कमरे बन गए, ये कमरे बन गए, ये कमरे बन गए, ये कमरे बन गए, और ये जो आंगन है ये थोड़ा नीचे होगा, इनका जो फर्श है वो थोड़ा ऊंचा होता है। तो अब आंगन और फर्श बंद, मतलब जो थोड़ा ऊंचा फर्श है, उन सब में ऐसा फैला हुआ है जैसे कोई दूध के झाग फैले हुए हैं। अब दूध के झाग भी सफेद होते हैं, इस कारण जो बीच की दीवार है वो दिखाई ही नहीं देती। ऐसा लगता है केवल वहां दूध ही दूध नजर आ रहा है, उसके झाग ही झाग नजर आ रहे हैं, मतलब सफेद ही सफेद नजर आ रहा है। कि तारा सी तरुण, यहां वापस उपमा अलंकार है। तारा के समान तरुणी, तरुणी कहते हैं जो युवती को। तामे ठाडी झिल मिल होती। अब ऐसे मंदिर में जो ऊपर 4 पंक्तियों में जो वर्णन आया है, ऐसे मंदिर में तारा सी तरुणी, तारा के समान युवती, तामे मान उसमें, ठाडी मान खड़ी, और कैसे झिल मिल होती। जैसे आप कहीं छोटी छोटी लाइटें होती है और दीपावली के दिन वो चाइनीज लाइटें आती है, वो जलती है, तो वो एक झिलमिलाहट सी होती है, तो वैसे ही झिलमिलाहट वहां हो रही है। अब जो तारे हैं, तारों के समान जो, अब यहां से अर्थ लेंगे हम, जो राधा की सखियां हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे वो तारों के समान वहां झिलमिलाहट कर रही है। मोती न की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। मोती जो हम अंगूठी में भी लगाते हैं, कहीं हार में भी लगाते हैं, तो कहीं उसका प्रयोग होता है अपने जो गहनों में या आभूषणों में, तो उसकी ज्योति मिली। तो ऐसा लगता है कि उसमें मोतियों की ज्योति भी मिल गई। और मल्लिका को मकरंद, ये चमेली, बड़ी चमेली होती है, उसको मल्लिका कहते हैं। तो मल्लिका एक फूल का नाम है, तो उसका जो मकरंद है वो भी सफेद रंग का होता है। तो अब ये सारे सफेद सफेद मिल रहे हैं। तो वो जो तारा सी तरुणिता में ठाडी झिले मिले होती, मोती की ज्योति मिले मल्लिका को मकरंद, तो वहां जो वो तारों का जो झिलमिलाहट है वो ऐसा लग रहा है जैसे राधिकाओं, जो राधा की सखियां वहां खड़ी है और वहां उनमें मोतियों जैसी चमक है, और ऐसा लगता है जैसे मल्लिका का मकरंद वहां मिल गया है। आर से अंबर में आबासी उजाले लगे।
तो जिस प्रकार एक आरसी कहते हैं दर्पण को, तो दर्पण होता है तो उसमें जैसे एक आभा चमकती है, आभा कहते हैं कांति को, प्रकाश को। तो जैसे दर्पण में एक कांति का बिंब बनता है, वैसे ही लग रहा है कि आरसी से अंबर में ये जो आसमान है वो दर्पण के समान है, और उसमें जो प्रकाश है वो बहुत उजला लग रहा है, चमकता हुआ लग रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और जो उसमें जो चंद्रमा है वो ऐसा लगता है कि राधा का प्रतिबिंब है। आसमान जो है वो एक दर्पण है, और उस दर्पण में चंद्रमा जो दिखाई दे रहा है वो नीचे जो राधिका है उसका प्रतिबिंब नजर आ रहा है। जैसे हम कांच में देख रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब उस कांच में दिखाई देता है। तो कवि ने कल्पना की है कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा सचमुच राधिका का प्रतिबिंब है। इसलिए हमने शुरुआत में जिक्र किया था, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। तो अब यहाँ आरसी से अंबर में यहाँ उपमा अलंकार है। जो अंबर है वो दर्पण के समान लग रहा है। यहाँ भी ये भी उपमा का ही रूप होता है व्यतिरेक अलंकार, तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। अब जो इसमें आप शुरुआत से पुनः एक साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये तो जो चांदनी बिखरी हुई है पूरे वातावरण में वो कैसे लग रही है, ऐसा लगता है कि जो स्फटिक पत्थर होते हैं उनसे एक भवन तैयार किया गया है जो अमृतमय है। उस भवन में ऐसा लग रहा है जैसे कोई दही का समुद्र उमड़ कर आ रहा है, और वहां फर्श पर ऐसा लग रहा है जैसे दूध के झाग बिखरे पड़े हैं, और उसके कारण उस भवन की दीवार दिखाई ही नहीं दे रही है। तारा सी तरुणता में ठाड़े जेल मिले होती न की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, और उसमें जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे राधिका की सखियां वहां खड़ी है और वो उनमें मोतियों की ज्योति और मल्लिका को मकरंद उनके साथ मिल गया है। आरसी से अंबर में आभासी उजाले लगे, तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान एक दर्पण के समान है जिसमें ये आभासी उजाले लगे। तो जो कांति है, जो छवि है, वो बहुत प्रकाशमान प्रतीत हो रही है। वो प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगा चाहता है। और ऐसे आरसी में, ऐसे दर्पण में जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है वो चंद्रमा सचमुच राधिका है। अब एक तरह से इन्होंने प्रकृति वर्णन किया है और उसके साथ साथ इस राधिका को सांकेतिक रूप से काम में दिया है। यहाँ राधिका जो का प्रयोग हुआ है वो बतौर उपकरण हुआ है, एक औजार के रूप में राधिका को काम में दिया है। मूल वर्णन यहाँ राधिका का नहीं है। मूल वर्णन जो चांदनी है वो कैसी लगती है उसको कवि, उसके सौंदर्य को, हमने शुरुआत में कहते हैं कवि ये सौंदर्य के कवि है। रीतिकालीन में से लगभग कवि सौंदर्य कवि होते हैं। देव का सौंदर्य बहुत थोड़ा कुछ विशेष है। तो यहाँ ये पूरी चांदनी का जो वर्णन किया है उसमें चांदनी को कई तरह से परिभाषित किया है। जो कवि महसूस करता है उस महसूस को, उस अनुभूति को कवि ने अपने शब्दों में इस प्रकार लिखा है। तो ये इसमें चार बातें, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये चार बातों में ये कविता पूरा हुआ है। तो अगर इसमें हमारे जो प्रश्न बनते हैं वही
इसमें जैसे जो अनुप्रास है, तो अनुप्रास के बहुत वृत्यन अनुप्रास है, मतलब वृत्यन अनुप्रास वहाँ होता है जहाँ बार बार आवृत्ति होती है वर्णों की, 2 बार से अधिक हो जाती है। जैसे ये स स स स, तो यहाँ क्या है, ये अनुप्रास हो गया, ये अनुप्रास है उनका। और ये और कहीं अनुप्रास दिख रहा है आपको? से अंबर में आभासी हो जाए। और उपमा अलंकार है, जहाँ हमने जिक्र कर लिया पीछे, और व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि रीतिकालीन कवि हो और अलंकार न हो ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें कवि देव ने जो प्रकृतिगत वर्णन है उसमें सौंदर्य बोध की बढ़ा चढ़ाकर कल्पना की है। ये दूध, दही, तारे, जो मल्लिका, मोतीर, इन सब से उस चांदनी को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो ये सब चांदनी को बताने के लिए, सब चांदनी कैसे लगी है। तो यहाँ आपको उत्तर लिखते समय ये ध्यान रखना है कि इसमें जो मूल वर्णन है वो प्रकृति का वर्णन है, और प्रकृति में भी किसका वर्णन है, एक रात का वर्णन जिसमें चांदनी पूरी तरह से बिखरी हुई है। और चांदनी कब बिखरती है, जब पूर्णिमा होती है। तो पूर्णिमा की जो रात होती है उसमें पूर्ण चंद्र होता है, तो चंद्रमा पूरा उगता है और सारी रात रहता है। इस रात का जो दृश्य बनता है, उस दृश्य को कवि ने अपने शब्दों में इस प्रकार वर्णित किया है। आप 2-3 बार वीडियो को दोहराएंगे तो आपको अच्छे से यह कविता समझ में आ जाएगी, और इसके आप सारे प्रश्नोत्तर भी हल कर सकेंगे। मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका स्नेह मुझे लगातार मिल रहा है, और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार आपका स्नेह मेरे साथ बना रहे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।